बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और यूपीएस है, 5 किलोवाट का सिस्टम है ये मैक्स पावर का। तो इसकी सेटिंग करने आया हूं मैं खानेवाल में। तो ये मेरे एक कज़न है, उनके घर में लगा हुआ है। तो इसकी सेटिंग के कुछ फ़ाल्ट थे, 3-4 किस्म के फ़ाल्ट थे, वो जो हमने रिमूव किए। इसकी वजह से इनको बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा था। शाम को 5 से 6 बजे तक इनका जो 5 बजे के बाद बल्कि इनका सारा लोड जो है वो यूटिलिटी पे चलता था और दिन के टाइम भी ये वापडा पे चार्जिंग करता था। और इसकी सेटिंग बहुत सारी ख़राब थी, वो हमने ठीक की है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ाल्ट थे। सबसे पहले ये बता दूं कि ये मैक्स पावर कंपनी का इन्होंने 3 साल पहले लिया था 70,000 का, 70,000 का तब मिला था। तो अब ये वारंटी अपनी पूरी कर चुका है और इन्होंने इसके साथ 365 वाट के 8 पैनल लगाए हैं सीरीज़ में MPPT। और इन्होंने 4 ट्यूबलर बैटरीज़ फिनिक्स कंपनी की लगाई हैं TX 1800। TX 1800 में 2 किस्म की बैटरीज आती हैं। एक 185 एम्पेयर आर की बैटरी है जो थोड़ी सस्ती होती है, और TX 1800 में दूसरी जो बड़ी बैटरी है 230 एम्पेयर आर की है। 230 एम्पेयर आर की इन्होंने 4 बैटरीज लगाई हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, इसकी जो 1 नंबर सेटिंग है वो इन्होंने SUB पे रखी हुई है। तो ये भी इन्होंने बहुत ही गलत काम किया। इस वजह से इनका जो है इनका ये जो वापडा की बचत नहीं हो रही और वापडा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह से इनका 10 से 12,000 कभी 8,000 बिल आ रहा है महीने का। तो इसको भी हम बाद में चेंज करेंगे। पहले आपको एक दफ़ा मैं सारी सेटिंग इसकी चेक करवा देता हूँ। इसमें एक और भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसका हीट प्रॉब्लम बहुत है और ये हीट अप बहुत हो रहा है। तो पहले ये मेरे कज़न हैं खानेवाल में रहते हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं और सोलर की हर चीज़ को समझते हैं। उन्होंने इसकी सेटिंग जो है सही की थी, लेकिन इन्होंने यूपीएस वालों ने इनकी सेटिंग खुद से ख़राब कर ली बाद में। तो उन्होंने इसका हीट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे सॉल्व हुआ था। इसकी जो 3 नंबर सेटिंग है वो वोल्टेज की सेटिंग है। 3 नंबर सेटिंग का मतलब है कि इन्वर्टर के जो वोल्टेज हैं ये बिल्कुल ठीक है, 230 पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। जबकि 2 नंबर जो सेटिंग है वो इन्होंने APL अप्लायंस मोड पे रखी हुई थी, इस वजह से इनका कंप्यूटर ही स्टार्ट हो जाता था। तो इसको हम जो चेंज करेंगे बाद में। तो इसकी ये जो 9 नंबर की सेटिंग है ग्रिड फीडिंग की, ये डिसेबल ही रहनी चाहिए और डिसेबल ही थी पहले से भी। और इसके बाद 10 नंबर की सेटिंग भी इनकी ख़राब थी। इन्होंने सोलर एंड यूटिलिटी रखी हुई थी, यानी कि दिन के टाइम जब सोलर चल रहा होता था तो इसको सिर्फ सोलर से चार्जिंग करवानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने SNU सोलर एंड यूटिलिटी दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। SNU जब भी हम रखेंगे तो हमारी वापडा के ऊपर और सोलर के ऊपर, दोनों चीज़ों के ऊपर एट अ टाइम बेक वक्त चार्जिंग सेम टाइम में होगी। यानी आधा लोड चार्जिंग का वापडा पे होगा, वापडा यानी यूटिलिटी पे होगा, और आधा जो है सोलर के ऊपर होगा। तो इसको भी हम बाद में चेंज करेंगे। इनका जो हीट का प्रॉब्लम था इसके लिए इन्होंने यूपीएस के पीछे 2 जो वुडन बार्स यानी कि वुडन पीसेस लगाए थे ताकि इसकी हीट ख़त्म हो, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुई। तो उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। तो 10 नंबर सेटिंग जो है इसको हम अगर OSO पे करें ओनली सोलर होगा, अगर CSO करें तो चार्ज सोलर, यानी कि ये बेस्ट सेटिंग है CSO। तो अभी हम इसकी सेटिंग को नहीं चेंज करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको चेक करेंगे कि इसकी सेटिंग में कौन कौन सी खराबियां हैं। अच्छा, मैं हीट का बता रहा था आपको कि ये हीट बहुत हो रहा था। इसके लिए इन्होंने दीवार से इसको 1 इंच हटा के ना थोड़ा सा आगे को करके फिट किया और पीछे 2 लकड़ी के लंबी जो इसकी बार्स होती हैं वो लगाई, एक ऊपर लगाई और एक नीचे लगाई, लेकिन फिर भी हीट दूर नहीं हुई। 11 नंबर सेटिंग में आते हैं तो 30 एम्पेयर जो है इसकी 11 नंबर की सेटिंग है, 30 एम्पेयर पे चार्जिंग की सेटिंग है। और ये जो चार्जिंग की सेटिंग है ये सोलर से चार्जिंग की सेटिंग है, जबकि 13 नंबर पे जो सेटिंग है वो यूटिलिटी से चार्जिंग की सेटिंग है। ये 10 एम्पेयर पे इन्होंने रखी हुई है, इसकी वजह से भी इनका वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन आजकल जैसे लोड शेडिंग है, 7 से 8 घंटे बिजली जो है रात के टाइम कभी 6 घंटे कभी 4 घंटे बंद रहती है और कभी आती है कभी जाती है। इसलिए ये हम इसको 10 एम्पेयर पे रखेंगे। अगर आप बचत करना चाहते हैं, इसमें 2 एम्पेयर की सेटिंग भी होती है, वहाँ से इसको 2 एम्पेयर पे रखें। उस पर आपका ख़र्चा जो है चार्जिंग का 100 वाट के करीब होगा अगर 2 एम्पेयर रखेंगे। और अगर आप 10 एम्पेयर रखेंगे तो फिर आपका जो खर्चा है वो 500 वाट के बराबर खर्चा होगा, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन जितनी लोड शेडिंग है इस हिसाब से आप इसको 10 एम्पेयर पे रखें। तो इसमें हीट
की वजह क्या है, यूपीएस जिस कमरे में फिट किया हुआ है यहाँ पे कोई भी नहीं बैठता, ये सारा दिन बंद रहता है और रात को भी बंद रहता है, यहाँ कोई भी नहीं सोता। और ये एक बंद कमरा है, इन्होंने अंदर इसलिए लगाया था क्योंकि बाहर पहले इन्होंने यूपीएस लगवाया था तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती थी, इसलिए इन्होंने उतार के अंदर लगाया। 14 नंबर सेटिंग में जो है यूज़र डिफाइंड है, ये वोल्टेज की सेटिंग है। इससे ये असल में बैटरी टाइप है, यहाँ से हम कोई भी बैटरी टाइप AGM या फ्लडेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस यूपीएस के अंदर ट्यूबुलर बैटरी की सेटिंग नहीं है, इसलिए हमने इसको इसलिए पहले जिस बंदे ने इसकी सेटिंग की उसने इसको यूज़र पर रख के तो इसकी बुल्क चार्ज वोल्टेज और फ्लोट चार्ज वोल्टेज की सेटिंग खुद से एडजस्ट की है। जैसे कि 14 नंबर में AGM और फ्लडेड आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, तो मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि इन्होंने जो यूपीएस कमरे के अंदर लगाया वो बहुत गलत काम किया है इन्होंने, इस वजह से इनका हीट अप हो रहा है। यूपीएस हमेशा वहाँ लगाएं जहाँ कम से कम एयर कूलर चलता हो, अगर बंद कमरे के अंदर लगाना, नहीं तो आप किसी बरामदे में हवादार जगह पर लगाएं। लेकिन वहाँ पे आपको फिर जो आपने 15 दिन बाद या महीने बाद इसके डस्ट किट्स जो हैं या फिर जिन्हें फ़िल्टर भी कह सकते हैं, डस्ट फिल्टर, उनकी सफाई करनी है, वो आपको जल्दी करनी पड़ेगी अगर ओपन में लगाएंगे। अच्छा, ये 17 नंबर सेटिंग है, ये 56.8 पे इन्होंने रखी हुई है, यानी कि 14.2 वोल्टेज पर बैटरी। ये बुल्क चार्ज वोल्टेज की सेटिंग है। ये इन्होंने ट्यूबुलर बैटरी के हिसाब से जो गलत बनती है सेटिंग, ये होनी चाहिए थी इनकी 58.4। ये इसकी वजह से इनको बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा, बैटरियाँ इनकी चार्ज ही नहीं हो रही। तो इनको ऐसे कमरे में यूपीएस फिट करना चाहिए था तो जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग हो। इनका यूपीएस एक दफ़ा जल चुका है, हालांकि इतना ज़्यादा ये लोड भी नहीं डालते, 5 किलोवाट का सिस्टम है इसके ऊपर, तो इतना लोड भी नहीं डालते, सिर्फ 10 से 12 एम्पेयर का या कभी 5 एम्पेयर का कभी 4 एम्पेयर का लोड होता है। तो कोई एसी नहीं चलाते ये, ठीक है ना। इनका जो मेन लोड है ओवन का है, या फिर इन्होंने घर में 2 पंप लगवाए हुए हैं, एक 5 एम्पेयर का, एक की मोटर जो है वो 10 एम्पेयर लेती है। और फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे एसी लगा हो या फिर एयर कूलर हो या फिर कम से कम ऐसा कमरा हो, अगर कमरे में ही फिट करना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ पे पंखा चलता रहे और हवा का गुजर होता रहे, और कभी दरवाज़ा खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, वहाँ से हीट जो है ना वो एग्जॉस्ट होनी चाहिए। तो अंदर लगने की वजह से सिर्फ इनका यूपीएस जो है हीट हो के जल चुका था। जो 18 नंबर सेटिंग है वो फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है, वो 54 वोल्टेज पे है, यानी कि 13.5 वोल्ट पर बैटरी। ये बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग है, तो इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, अभी तो हम किसी को भी चेंज नहीं कर रहे। तो ये फ्लोट वोल्टेज वो होते हैं कि जब बैटरी फुल चार्ज होती तब अगर हम चार्जर की चुंडियाँ, किसी भी चार्जर की चुंडियाँ हटा दें तो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 13.5 वोल्ट पे एक बैटरी जो है वोल्टेज शो करती है। इन्होंने ये डस्ट किट के बगैर है फ़िल्टर, तो ये मिट्टी वगैरह बहुत आई हुई है, तो अभी ये फ़िलहाल इनके पास ब्लोअर नहीं है, तो ये इसकी सफाई कर रहे हैं इसके पेंट वाले ब्रश से। लेकिन आपने हरगिज़ ऐसे नहीं करनी, तो ब्लोअर इनका जो है 1 घंटे के बाद ब्लोअर आ जाएगा, फिर हम इसकी ब्लोअर से अच्छी तरह से इसको खोल के सफाई करेंगे। तो ये मैक्स पावर है, ये पुराना मॉडल है, 3 साल पहले का मॉडल है ये। इसकी मैं आपको डाटा शीट भी दिखाऊंगा। इसके साथ हमने ये लगाया हुआ है, इंस्टॉलर ने इसके साथ वो ATS स्विच लगाया हुआ है रिले वाला जो कि वावड़ा आने के बाद इसकी दोनों जो है न्यूट्रल और फेस दोनों को ऑन करता है। जब वावड़ा चली जाती है तो फिर ये इसके कट ऑफ करवा देता है, न्यूट्रल और फेस दोनों को कट ऑफ करवा देता है। दोस्तों 19 नंबर जो है इन्होंने कट ऑफ डिस्चार्जिंग बैटरी, ठीक है ना, 41 वोल्ट पे रखी हुई है। ये भी ज़्यादा है थोड़ी सी, इसको भी 40 वोल्ट पे रखना चाहिए, लेकिन देखेंगे इसमें कितनी गुंजाइश है, कितने मिनिमम रख सकते हैं। दोस्तों 20 नंबर और 21 नंबर सेटिंग तब काम करती है जब प्रोग्राम नंबर 1 में हमने SBU सेलेक्ट किया हो। 20 नंबर 47 वोल्ट पे रखा हुआ है, यानी कि जब शाम को सोलर ख़त्म हो जाएगा तो बैटरी पे लोड आ जाएगा, बैटरी को 47 वोल्ट तक ये यूज़ करेगा। उसके बाद 1-2 घंटे चलाने के बाद ये दोबारा जो है तीसरी SBU यानी यूटिलिटी पे चला जाएगा। 21 नंबर जो है 53 वोल्ट पे है, यानी कि यूटिलिटी जब तीसरे नंबर पे चल रही होगी तो फिर 53 वोल्ट तक जब बैटरी को वापडा से चार्ज कर लेगा तो उसके बाद ये दोबारा इसको शिफ्ट कर देगा उसके ऊपर, बैटरी के ऊपर लोड को। अब हम देखते हैं कि 22 नंबर जो सेटिंग है ये ESP है, ये ऑटो स्क्रीन है, यानी कि डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे जाने के लिए, और LOF का मतलब लाइट ऑफ
और BON बीप ऑन, यानी कि बज़र ऑन या ऑफ़ यहाँ पे रख सकते हैं। 25 नंबर पे है अलार्म को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं, तो इस सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑन ही रहना चाहिए। 27 नंबर फॉल्ट रिकॉर्डिंग के लिए, फॉल्ट जो आते रहते हैं इन्वर्टर के अंदर, ये डिसेबल रखी हुई है इन्होंने। बाकी ये सेटिंग जो है इसको आप बिल्कुल ना छेड़ें, ये आपके काम की नहीं है। प्यारे दोस्तों, हर इन्वर्टर के राइट साइड पे एक डाटा शीट होती है जो वाइट कलर की होती है। ये मैक्स पावर की शीट है, इसमें इन्फिनी 5 किलोवाट, यानी कि 7 इसका मॉडल है, इन्फिनी 7 5 किलोवाट का इसका लोड कैपेसिटी है। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, 450 वोल्ट DC मैक्सिमम PV है इसकी, और जो है इसकी 18 एम्पेयर की PV है, यानी कि इसको करंट जो है 18 एम्पेयर तक हम इनपुट कर सकते हैं। और रेंज जो है 225 से 430 वोल्ट DC है ऑपरेटिंग रेंज। इसके बाद ग्रिड AC आउटपुट है 22 एम्पेयर, इसकी जो है मैक्सिमम आपको 22 एम्पेयर आउटपुट दे सकता है, 5000 वाट इसकी पावर है। तो अब हाँ, हम नेक्स्ट डे में हमारे जो कज़न हैं, जो टेक्निकल बंदे हैं, वो आ गए हैं, ताहिर भाई, तो जिन्होंने पहले इनको इसकी सेटिंग करके दी थी, बहुत ही माशाल्लाह काबिल हैं। आज दोबारा इसकी सेटिंग को ठीक करने आए, जो इन्होंने खुद से UPS के जो हैं ऑनर हैं, इन्होंने चेंज कर ली थी। अब इसको सेटिंग को चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइस है, ये इनपुट में लगाई हुई है। इनकी बैटरीज जो हैं, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे ओवर चार्जिंग की वजह से पानी बाहर आ रहा है, लेकिन चार्जिंग तो बिल्कुल भी इनकी बंद है। और आपको एक बात बता दूं, ये पानी ओवर चार्जिंग के अलावा भी 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से बाहर निकल सकता है। अगर हम सेल्स में पानी ज़्यादा भर दें, ऊपर तक उनको भर दें फुल, तो फालतू एक्सेसिव जो पानी है वो बाहर आ जाता है। और दूसरी वजह ये हो सकती है, अगर बहुत ही लो वोल्टेज पे चार्जिंग कर रहे हो और बैटरीज पूरी चार्ज ना हो रही हो, तो फिर भी ऐसे होता है। तो ये जो है इनका PV का ब्रेकर है, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का इन्होंने बैटरी के साथ ब्रेकर लगाया हुआ है 100 एम्पेयर का, और PV के साथ इन्होंने 60 to 70 अप्रॉक्सीमेटली एम्पेयर्स के ये एम्पेयर का ब्रेकर है ब्लैक कलर का। तो अब हमने इनके वोल्टेज चेक किए, ये 4 एम्पेयर PV इनपुट मिल रही है। तो जबकि वोल्टेज जो हैं ये तकरीबन 300 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इनका हमने अंदर देखा है कि लोड जो है सारा वापडा पे चल रहा है। तो इनका ये सोलर सेटिंग ख़राब होने की वजह से यूज़ नहीं हो रहा, ये दिन का टाइम है। तो ये सूरत हाल है, आपके सामने है। इन्होंने जो PV की वायर लगाई हुई है वो भी डबल कोर 4 mm शील्डेड वायर लगाई हुई है, जो गुजारा करने के लिए तो ठीक है, ज़्यादातर लोग यही लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है दूसरी वायर लगाएं जो सिंगल कोर होती है, और आप इसको कम से कम 8 mm या फिर 12 mm लगाएं, तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप इसकी लेंथ ज़्यादा करते हैं तो आप इसको 16 mm लगाएं, ताकि आपको जो है पूरे एम्पेयर्स और वोल्टेज मिल सकें। फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मोटी वायर्स लगाने से, तो इन वायर से भी काम बेहतरीन चल जाता है। इसके बाद ये जो बैटरीज़ हैं, ये देखें इनका पानी कैसे निकला हुआ है, इन्होंने कभी इसकी सफाई नहीं की। ये टॉप पे जो है इलेक्ट्रोलाइट वायर आया हुआ है, टॉप के ऊपर ये हर वक्त जब गीला रहता है तो ये बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा होता है। ये आम पानी नहीं है, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से करंट पास हो रहा होता है। अगर वोल्टेज मीटर के साथ हम इसको मल्टीमीटर के साथ वोल्टेज चेक करें, टॉप के ऊपर इस पानी में भी करंट आ रहा होता है, जो कि बैटरी को मुसलसल डिस्चार्ज करके बैटरी को स्पॉइल कर रहा है। आपकी बैटरीज बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी अगर आप ऐसे महीनों इसके टॉप को साफ़ किए बगैर ही छोड़ देंगे। अब हम इनकी बैटरी को चेक करते हैं कि कहीं ये ओवर चार्जिंग की वजह से ख़राब तो नहीं है। अगर आपने भी चेक करना है तो इस तरह से एक कैप को रिमूव करके उसको आप उल्टा करके देखेंगे, और अपनी उंगली से उसके जो उसके अंदर वाला हिस्सा है जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे उंगली अच्छी तरह से फेरेंगे, साफ़ उंगली है और फेरेंगे, फेर के देखेंगे। अगर उंगली पे काला काला कुछ लगा है यानी कार्बन अगर आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि ओवर चार्जिंग है। ये हल्का सा कार्बन लगा हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं है, अगर ओवर चार्जिंग होती तो बहुत ज़्यादा कार्बन आना था, तो ये ओवर चार्जिंग नहीं हो रही। लेकिन शुरू में जब इनकी फ़िटिंग थी तब इनकी चार्जिंग करंट जो था वो तेज़ था। तो उसके बाद ये तकरीबन 1.5 साल से ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। इन्होंने तकरीबन उस टाइम पे इनका ये 25,000 की एक बैटरी मिली थी TX 1800 230 एम्पेयर आवर। तो ये 4 बैटरीज इनकी लाख रुपए की, और इनके जो पैनल्स हैं वो भी तकरीबन 150-2 लाख रुपए में, इनके फ्रेम स्टैंड वगैरह
और ये जो इन्वर्टर है ये 70,000 का, ये तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का सेटअप है। तो ये इनका जो है कोई फ़ायदा नहीं इनको हो रहा था, सोलर इनका बिल्कुल नाकाम हुआ पड़ा था। तो ये देख लें इसकी वायर्स हैं, तो ये ऊपर से तो बड़ी मोटी लग रही है वायर, लेकिन अंदर 4 mm की वायर है इसके, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो अब हम इसकी बैटरीज़ को चेक करते हैं। एक बैटरी चेक करने का ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन एक गुजारा कह सकते हैं। असल तरीका तो वही है जो ग्रेविटी चेक करने से या फिर बैटरी टेस्टर मीटर के ज़रिए होता है। अगर आपने अंदाज़ा लगाना है थोड़ा सा कि आपकी बैटरीज़ की कंडीशन कैसी है, तो फिर आप इसको वोल्टेज मीटर पे वोल्टेज रेंज को, इस मल्टीमीटर की वोल्टेज रेंज जो है डीसी वोल्ट की रेंज सेलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव पे प्रॉब्स लगाएंगे। तो हम देखेंगे ये 13.4 वोल्टेज के ऊपर हमारी रीडिंग आ रही है। ये 13.4 वोल्टेज की रीडिंग आ रही है। तो ये मैंने चेक किया है, ये चारों बैटरीज जो हैं इनकी इक्वल वोल्टेज रीडिंग है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जबकि मैंने एक जगह पे पहले भी ऐसे चेक किया था, तो एक बैटरी की वहाँ पे रीडिंग जो थी वो 8 वोल्ट थी और बाकी जो बैटरीज थी उनकी बाकी की 12.5 वोल्ट की रीडिंग थी। जब बैटरीज फुल चार्ज होती हैं तब आप इस तरीके से बैटरीज़ को चेक नहीं कर सकते। जब बैटरीज डिस्चार्ज हों, फुली डिस्चार्ज हों, तब वोल्टेज मीटर ही आपको बैटरी जो वीक होगी चारों बैटरीज़ में से वो उसका बता देगा, उसके वोल्टेज कम होंगे। लेकिन जब वही बैटरीज़ चार्ज होंगी तो फिर सबके वोल्टेज सेम हो जाते हैं। अब हम इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं। 1 नंबर पे SUB है, यानी सोलर फर्स्ट, यूटिलिटी सेकंड पे और बैटरी थर्ड पे। इसकी वजह से इनका वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसको हमने अब करना है SBU, यानी कि फर्स्ट सोलर प्रायोरिटी और सेकंड पे बैटरी, और फिर जो है लास्ट में है लोड इनका यूटिलिटी पे रन होगा। इससे इनके जो है वापडा के बिल में काफ़ी हद तक बचत होगी। दोस्तों सेकंड नंबर पे APL की सेटिंग है, इन्होंने रखी हुई है अप्लायंस मोड पे। इसको हम UPS मोड पे रखेंगे क्योंकि इनका जो कंप्यूटर था वो रीस्टार्ट हो रहा था। UPS मोड पे जो है इसका टाइम इंटरवल जो होता है, जब लोड वापडा से बैटरी पे शिफ्ट हो रहा होता है तो टाइम इंटरवल जो है 10 मिलीसेकंड होता है UPS में, और APL में होता है 20 मिलीसेकंड पे। दूसरी चीज़ भी होती है, APL में 90 से 280 वोल्ट की रेंज होती है और UPS में 170 वोल्ट से 280 वोल्ट की रेंज में अगर वापडा आएगी तो ये आपका वापडा को ऑन करवाएगा। तो इसको हमने UPS पे सेटिंग कर दी। 3 नंबर 230 वोल्ट है, ये इन्वर्टर के वोल्ट है जो इन्वर्टर पैदा करता है बिजली, तो इसको नहीं छेड़ना है। 230 ठीक है। और 50 हर्ट्ज़, और फिर ये 5 नंबर BLU, इसको भी छोड़ दें। इसके बाद आगे जो है इसके 6 नंबर में ये 22 पास इनेबल, तो इसको, और ये LFD और EFD ये भी डिसेबल रहने दें, इनको कभी भी इनेबल नहीं करना चाहिए। और ये 9 नंबर जो है GFD ग्रिड फीडिंग, तो ये नेट मीटरिंग के लिए ऑप्शन होता है, इसको भी आप डिसेबल रहने दें, ग्रिड फीडिंग को डिसेबल रहने दें। इसके बाद ये SNU की सेटिंग है, ये इन्होंने सेटिंग गलत की हुई है, सोलर एंड यूटिलिटी। ये अब ताहिर भाई इसको सेट करेंगे। इसको हम सोलर एंड यूटिलिटी जो सेम टाइम पे दोनों एट अ टाइम यूज़ हो रही हैं चार्जिंग के लिए दिन के टाइम, जबकि हमने सोलर इसलिए लगवाया ताकि हमारा वापडा का बिल कम से कम आए, इसलिए हम इसको CSO पे रखेंगे, चार्ज सोलर ओनली। दोस्तों अगर OSO रखेंगे ओनली सोलर पे चार्जिंग होगी और रात को वापडा पे चार्जिंग नहीं होगी, इसलिए हम लोड शेडिंग की वजह से इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। CSO का मतलब है चार्ज सोलर ओनली, दिन के टाइम सोलर ओनली और रात को ये ऑटोमेटिकली यूटिलिटी पे चार्जिंग होगी, जो हमने 10 एम्पेयर सेटिंग के अंदर, चार्जिंग सेटिंग के अंदर, यूटिलिटी सेटिंग के अंदर वहाँ से चार्जिंग एम्पेयर सेलेक्ट किए, उसके मुताबिक ये रात को भी सेलेक्टिंग करेगा, चार्जिंग करेगा। SNU से हटा कर इसको हम CSO पे कर देंगे। दोस्तों 11 नंबर जो है इसका 20 एम्पेयर ये सोलर चार्जिंग करंट है। इसको आप 200 एम्पेयर आर का अगर बैटरी बैंक है तो उसको 10% ऑफ बैटरी बैंक के हिसाब से, एम्पेयर आर के हिसाब से 10% के हिसाब से ये 20 एम्पेयर बनता है। इसको 20 या फिर हम 30 एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और 13 नंबर जो है यूटिलिटी UEI यूटिलिटी चार्जिंग करंट है, ये 10 एम्पेयर पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इससे भी कम खर्चा करवाना चाहते हैं वापडा का तो इसको मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसको 2 एम्पेयर पे रखें,
ताकि रात के टाइम पे आपका ख़र्चा जो है वापडा पे बहुत कम हो। तो ये 11 नंबर जो है ये 30 पे हमने रखना है, और ये 13 नंबर जो है इसको हम अपनी मर्ज़ी से लोड शेडिंग के हिसाब से करंट 2 एम्पेयर या फिर 10 एम्पेयर रखेंगे। और जो 17 नंबर सेटिंग है ये बहुत ही आम सेटिंग है, ये 56.6 पे थी पहले, जो बहुत ही गलत थी, हमारी बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं हो रही थी। अब इसको हमने जो ट्यूबुलर बैटरी है उसके हिसाब से सेटिंग करनी है। ये अगर हमारी सादा बैटरी होती हम 14.1 पर बैटरी, यानी कि 14.1 ज़रब 4 56.4 बनते हैं, फिर हम इस हिसाब से रखते 56.4 पे रखते हैं आम लेड एसिड बैटरी के लिए। अगर हमारी ट्यूबुलर हो तो फिर हम फी बैटरी 14.6 रखेंगे फिनेक्स के लिए। तो ये 14.6 को हम ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 58.4। 58.4 पे हम फिनिक्स बैटरी की, ट्यूबुलर बैटरी की सेटिंग करेंगे। अगर हम ब्रिज पावर या डाइवो बैटरी यूज़ करते तो फिर हम उसके जो रिकमेंडेड वोल्टेज है उसके मुताबिक सेटिंग करते, क्योंकि उनके वोल्टेज इस फिनिक्स बैटरी से भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं। अगर फिनिक्स बैटरी वाली सेटिंग 58.4 यानी कि रखेंगे ट्यूबुलर जो है ब्रिज पावर की, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगी। वहाँ पे या 58.8 या फिर जो है 59.2, बल्कि 59.2 बेस्ट सेटिंग है उसके लिए, ब्रिज पावर के लिए, क्योंकि उसकी प्लेट्स ज़्यादा मोटी होती हैं और उसको ज़्यादा उसके डीप साइकिल हैं, उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, वोल्टेज की ज़रूरत होती है। दोस्तों 19 नंबर सेटिंग जो 41 वोल्ट पे रखी हुई, यानी ये कट ऑफ डिस्चार्जिंग है, यानी कि रात के टाइम बैटरी जब वापडा बंद होती है उस टाइम बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो उसको हम मिनिमम रखेंगे। बाज़ यूपीएस जो होते हैं 40 वोल्ट तक जाते हैं, ये 40.8 तक जाता है, इसको हम इधर ही सेट करेंगे। तो इसके बाद 20 नंबर सेटिंग है, ये 20 नंबर और 21 नंबर SBU से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि SBU अगर सेलेक्ट किया होगा प्रोग्राम नंबर 1 में तो फिर 20 नंबर और 21 नंबर काम करेंगी। 20 नंबर जो है ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वापडा जो बैटरी को है कि जब शाम को बैटरी पे लोड आ जाता है 5 बजे के बाद, तो फिर उसको बैटरी को कहाँ तक डिस्चार्ज करना है, 46 वोल्ट तक करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 21 नंबर पे है 53 वोल्ट, यानी कि जब बैटरी से तीसरे नंबर पे यूटिलिटी पे जब लोड शिफ्ट हो जाता है तो फिर यूटिलिटी पे चार्जर भी ऑन हो जाता है वापडा का, वो कितने वोल्ट तक चार्ज करे, यानी कि 53 वोल्ट पे हमने रखी हुई है। इसको 55 पे रख सकते हैं, बैटरी फुल पे भी रख सकते हैं, यानी कि अगर बैटरी फुल हो तो फिर ये उसके बाद दोबारा लोड दूसरे स्टेप पे आ जाएगा, यानी SBU में सेकंड स्टेप पे B बैटरी पे लोड दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो हैं कज़न जो हैं बहुत ही टेक्निकल किस्म के बंदे हैं, ये खानेवाल में रहते हैं, इन्होंने ही पहले इसकी सेटिंग की थी, जिसके बाद ये इन्होंने किसी से सेटिंग ख़राब करवाई, तो मैंने ये ताहिर साहब को बुलाया दोबारा से ताकि वो अपने हाथों से खुद इसकी बहुत अच्छी सेटिंग कर दें। तो आज हमने इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी है, जो कंपनी की सेटिंग है और जो रिकमेंडेड सेटिंग है उसके मुताबिक आज हमने इसको सेट कर दिया है। दोस्तों अगर आपने कोई मसला हो, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी इसकी ज़रूरी सेटिंग जो थी वो हमने कर दी है। ये दूसरी जो सेटिंग है ये फालतू है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। ये मैक्स पावर कंपनी का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। अब हम इनके पैनल्स को चेक करते हैं। पैनल्स जो हैं इनके बहुत ही अच्छे, इनका स्टैंड बना हुआ है, और सबसे अच्छी बात जो है इनके पैनल्स की फिटिंग में मुझे नज़र आई है, एक तो ये है कि ये बिल्कुल ओपन रखे हुए हैं और इनके स्टैंड बहुत मजबूत हैं, और सबसे अच्छी बात जो है इनके लेवल बिल्कुल सेम है, इनका सेम लेवल है और इनमें कोई अप एंड डाउन्स नहीं है, यानी कि हर पैनल का एक ही एंगल है और एक ही इनकी डायरेक्शन है साउथ की। ये कैनेडियन सोलर है और 365 वाट में जो पहले आते थे वो वाले पैनल्स हैं। 8 एम्पेयर इनका शॉर्ट सर्किट करंट है, जबकि 47 वोल्ट इनके ओपन सर्किट वोल्टेज हैं। तो ये इसकी हम नीचे से डाटा शीट भी देख सकते हैं। ये पैनल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो आजकल तो इससे बड़े बड़े पैनल्स आ रहे हैं। ये आजकल के जो 400 से 450 वाट के दरमियान इस रेंज में जो पैनल्स मिल रहे हैं उनके बराबर ही एफिशिएंसी दे रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एफिशिएंसी निकालने का तरीका, कि पैनल्स या आपका सोलर सिस्टम कितनी एफिशिएंसी दे सकता है और या दे रहा है, तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी 200 डाटा शीट है। तो अब हम इसका चेक करेंगे कि आया कि वाकई इसकी ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, यानी कि एक साउथ डायरेक्शन हमने चेक करनी है कि हमारा साउथ में है कि नहीं। दोस्तों ये एक कंपास है, डिजिटल कंपास, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है,
और यहाँ पे हम इसको चेंज करके देखेंगे। और इसको हमने रेक्टेंगुलर रखना है, यानी कि ये जो गुनिया जिसे कहते हैं, ये इस कोने में इसको रखेंगे, लंबाई में और चौड़ाई में सीधा हो। तो ये हमने इसका टिल्ट एंगल भी हमने फाइंड आउट किया था, उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी हम चेक कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, ये देखिए जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं, ये ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ है और नीचे को जो है वो साउथ है। नॉर्थ बिल्कुल इनका 0 में एक्यूरेट है और नीचे वाला 180 डिग्री साउथ है, यानी कि 180 डिग्री साउथ है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टिल्ट एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये ऑप्टिमल टिल्ट एंगल, ये एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से, आप कोई भी वैसे तो कर सकते हैं। ये देखें, ये इसको ऐसे रखेंगे इसके साथ, तो ये 19.1 डिग्री इसका टिल्ट एंगल फाइंड आउट हो गया। मैंने ये 8 के 8 पैनल्स का चेक किया है और इनको सबको सेम पाया है 19.1 डिग्री, यानी कि ये बिल्कुल एक्यूरेसी इनकी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल, और होनी भी चाहिए जब सीरीज़ में पैनल लगे होते हैं। अगर इनमें टिल्ट एंगल का डिफरेंस आए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई पैनल कम करंट दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है। तो जब भी आप फिटिंग करवाएं तो इसके टिल्ट एंगल का लाजमी ख्याल रखें। अब ये है ऑप्टिमल टिल्ट एंगल। ऑप्टिमल टिल्ट एंगल मंथली चेंज होता है। जो इनका 19.1 डिग्री है, ये इनका अप्रैल से मई के महीने में लाई करता है, यानी कि ये अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक, यानी कि ये गर्मियों के हिसाब से बहुत बेस्ट है। अब मैंने ये बताया आपको, ये 30 और 71 डिग्री, ये जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं अर्ज़ब्लद और तूलब्लद, और इंग्लिश में कह सकते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड 30 डिग्री है खानेवाल का, ये हम गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में लिख के, या फिर गूगल मैप्स एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी अपनी लोकेशन को टैग करेंगे तो ऊपर इस तरह से सर्च बार में आ जाएंगे। और ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस एड्रेस के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लैटीट्यूड का क्या मकसद है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो एक जैसी ही सेम पावर जनरेशन देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें +7 डिग्री करते हैं तो आपको सर्दियों में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अगर -7 डिग्री करेंगे तो आपको गर्मियों में रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो कुछ लोग आपको मशवरा देंगे 15 डिग्री करें प्लस या 15 माइनस करें, तो वो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है। यानी कि अगर आप लैटीट्यूड में +15 करेंगे तो सर्दियों में सिर्फ 3 महीने ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसमें 7 प्लस करेंगे तो आपको सर्दियों के 5 से 6 महीने अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर इसमें से 30 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको 6 महीने जो गर्मियों के हैं वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर इसमें से 30 में से आप 15 माइनस करेंगे तो आपको गर्मियों में जो है सिर्फ 3 से 4 महीने अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।